अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का ही सेकंड नेम जो है वो है आपके पास जीन्स एक्सप्रेशन। तो हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं आज, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं बेटा, तो प्रोटीन सिंथेसिस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका फर्स्ट पार्ट कहलाता है आपके पास, फर्स्ट स्टेप जो है दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड स्टेप जो है हमारे पास वो कहलाता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। फिर हमारे पास जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो आपके पास होता है न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो होता है साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हमारे पास डीएनए जो है वो यूज़ होता है, और डीएनए को यूज़ करते हुए इससे एमआरएनए तैयार किया जाता है। जबकि हमारे पास ट्रांसलेशन में जो एमआरएनए फॉर्म हो चुका है उसी एमआरएनए को यूज़ करते हुए हम प्रोटीन तैयार करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो है आपके पास, इसे कहते हैं हम सेंट्रल डॉग्मा। यानी डीएनए से हम बना रहे हैं एमआरएनए और फिर एमआरएनए से बना रहे हैं हम प्रोटीन। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है सेंट्रल डॉग्मा फॉर्मेशन। अब आज हम जो है वो डिटेल पढ़ेंगे सबसे पहले किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की। तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस या जीन्स एक्सप्रेशन का जो टॉपिक है ये आपके पास जो है कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है, इसके 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन, और सेकंड स्टेप क्या कहलाता है हमारे पास, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ट्रांसलेशन की हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल समझाएंगे। और अभी जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कि आप समझ लें पहले इसमें डीएनए यूज़ होता है आपके पास, और डीएनए यूज़ करता है, हम डीएनए की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए क्या बना रहे होते हैं, एमआरएनए बना रहे होते हैं। तो अब हम जो है वो आगे देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हमने कहा हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डीएनए। डीएनए को यूज़ करते हुए हम क्या तैयार करेंगे, एमआरएनए। तो डीएनए को यूज़ करते हुए हम एमआरएनए बनाएंगे। एमआरएनए के अंदर क्या होगा, एमआरएनए के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन होंगी डीएनए की, जिन्हें कहते हैं हम कोडिंग सीक्वेंस। तो डीएनए से जो एमआरएनए तैयार किया जाएगा उसमें सारी क्या आ जाएंगी आपके पास, कोडिंग सीक्वेंस आ जाएगी। अब ये कोडिंग सीक्वेंस किस तरह से ट्रांसफ़र होती है डीएनए से आरएनए में, ये बहुत एक लेंदी प्रोसेस है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है। अब वो कौन सी चीज़ें होंगी जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये सब अभी आप इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो है क्या, बेसिकली डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है।
ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, न्यूक्लियस में जाएंगे इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। अब आप देखें कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस में हमारे पास ये डीएनए, सही है। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए को हमें क्या करना है, यूज़ करना है इंफॉर्मेशन को। इस डीएनए की इंफॉर्मेशन को हमें यूज़ करते हुए क्या तैयार करना है, इससे आरएनए तैयार करना है। अब आरएनए तैयार करने के लिए आपको पता है आरएनए कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या होगा। अभी आप फर्ज करें कि ये एक डीएनए, ठीक है, मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया और ये डीएनए का सेकंड स्ट्रैंड है। तो ये डीएनए का स्ट्रैंड 1 है और ये डीएनए का स्ट्रैंड 2 है। डीएनए का स्ट्रैंड 1 जो है वो 5 प्राइमर है और ये डीएनए का स्ट्रैंड किस पर ख़त्म होगा, 3 प्राइम पर। उसके बाद आपके पास ये क्या कहलाएगा, 3 प्राइम है, इसका एंटी स्ट्रैंड, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास 5 प्राइम। अब जो आरएनए बनेगा हमारे पास वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनेगा। ये हमारे पास डीएनए, आपको पता है कि डीएनए के अंदर हमारे पास 2 तरह की सीक्वेंस होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्सॉन और एक को कहते हैं हम इंट्रॉन। तो हमारे पास ये 2 तरह की जो सीक्वेंस हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन, इनमें से हमारे पास एक्सॉन्स जो होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं किसके लिए, फर्दर अमाइनो एसिड्स की इंफॉर्मेशंस को कोड करने के लिए। तो हमारी जो अमाइनो एसिड की कोडिंग सीक्वेंस होती है वो किसकी बनी हुई होती है, एक्सॉन की। लेकिन डीएनए में दोनों तरह की सीक्वेंस है, एक्सॉन्स भी हैं और इंट्रॉन्स भी हैं। तो ये दोनों कॉपी होकर किस में आ जाएंगे, एमआरएनए में। तो ऐसा एमआरएनए जो डीएनए से बनेगा और ऐसे एमआरएनए पे जिसमें दोनों तरह की सीक्वेंस होगी, कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग सीक्वेंस, तो ऐसा जो आरएनए बनता है आपके पास, ऐसे आरएनए को कहते हैं प्री मैच्योर आरएनए। तो अभी हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या बनाने जा रहे हैं, हम प्री मैच्योर आरएनए बनाने जा रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे प्री मैच्योर आरएनए कैसे बनता है। अब ये डीएनए यूज़ होगा, इस डीएनए को यूज़ करते हुए हम क्या बना रहे हैं, फर्स्ट करें आरएनए बना रहे हैं। तो जो आरएनए बनेगा वो भी क्या होगा आपके पास, ये फर्स्ट करें आरएनए बनकर आ गया, तो ये भी 5 प्राइम होगा आपके पास। ठीक है, और 3 पे ख़त्म होगा। तो डीएनए का वो पार्ट जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है एमआरएनए बनाने के लिए, तो डीएनए के इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम टेम्पलेट। ठीक है, और इसके सामने वाला जो पार्ट है डीएनए का, ये क्या कहलाएगा आपके पास, एंटी टेम्पलेट। तो डीएनए का वो पार्ट जो यूज़ हो रहा है क्या बनाने के लिए, इस एमआरएनए को बनाने के लिए, ये पार्ट क्या कहलाता है, टेम्पलेट। अब ये सारा प्रोसेस जो है वो डिटेल्ड है, हमें देखना है ये किस तरह से स्टार्ट होगा और इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको अंडरस्टैंड हो गया है कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए यूज़ हो रहा है और डीएनए से क्या बना रहे हैं, हम एमआरएनए बना रहे हैं। और ये जो एमआरएनए आपके पास जो डीएनए से तैयार हो रहा है, ये क्या लेकर आ रहा है, कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस जो होती है आपके पास वो नाइट्रोजीनस बेस और आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे डीएनए में होते हैं, बिल्कुल इसी तरह होते हैं। सिर्फ एमआरएनए में ये फ़र्क होगा कि थायमीन की जगह यूरेसिल होगी। अब हमने कहा हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, डीएनए यूज़ हो रहा है। डीएनए को यूज़ करेंगे हम, डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड से एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम है और दूसरा क्या है, 3 प्राइम है। ये एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। फिर हमने कहा डीएनए के अंदर दोनों तरह की सीक्वेंस होती हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग, एक्सॉन्स भी होंगे और इंट्रॉन्स भी होंगे। तो हमारे पास एक ऐसा डीएनए जिसके अंदर एक्सॉन प्लस इंट्रॉन्स दोनों होते हैं, तो इससे हमें ऐसा ही आरएनए बन जाएगा। तो अब ऐसा आरएनए जो दोनों सीक्वेंस को लेकर आएगा, किसकी, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को, तो ऐसे आरएनए को क्या कहते हैं, प्री मैच्योर आरएनए। इसके अंदर बाद में कुछ चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस कहलाते हैं आपके पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। क्या कहलाते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल
चेंजेस। तो हम देखेंगे ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस क्या होते हैं। तो अभी तो हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बनता कैसे। तो इसके लिए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं और किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए हमें देखना है। अब हम इसको देखने के लिए जो है वो आगे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास अब हमें जो है वो डायग्रामेटिकली जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझनी होंगी। सबसे पहले तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए ये आप देखें। हमारे पास अभी हमने कहा कि एक तो आपको क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। पहले नंबर पर हमें क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। डीएनए क्या किसके तौर पे यूज़ होगा, एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास पहले नंबर पर हो गया डीएनए, जो किसके तौर पे यूज़ हो रहा है हमारे पास, एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर सेकंड नंबर पर जो है हमें एक चीज़ चाहिए होती है, उसे कहते हैं हम प्रोमोटर, जो इस पूरे रिएक्शन को प्रोसेस करेगा। प्रोमोटर के अलावा हमें एक और एंजाइम्स चाहिए होता है जिसे कहते हैं हम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो बहुत सारी तरह के होते हैं, लेकिन आम तौर पे 3 बेसिक आरएनए पॉलीमरेज हम यूज़ करते हैं तीनों आरएनए बनाने के लिए। इसमें से आपके पास एक कहलाता है आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा कहलाता है 2 और तीसरा कहलाता है 3। ठीक है, तो हमारे पास कितनी तरह के आरएनए पॉलीमरेज हो गए, 3 तरह के हो गए। इनमें से आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरआरएनए के लिए यूज़ होता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एमआरएनए के लिए यूज़ होता है। और आपके पास टीआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 यूज़ होता है। तो हमारे पास कितनी तरह के आरएनए, 3 तरह के आरएनए, और उन तीनों के लिए 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होते हैं। ये आपने याद रखना है कि हमें अभी क्या बनाना है, आरएनए पॉलीमरेज 2 चाहिए, किसके लिए, मैसेंजर आरएनए के लिए। तो अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में, हम बनाने जा रहे हैं मैसेंजर आरएनए। तो हमें कौन सा आरएनए चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज 2। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर जो चीज़ चाहिए होती है हमें, वो चाहिए होती है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर वो होता है जब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है तो हमारे पास स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, ठीक है, जो आपके पास स्टॉप कोडॉन्स की सीक्वेंस फॉर्म करने के बाद डीएनए को सेपरेट कर देता है किससे, आरएनए से, और इस तरह आरएनए जो है वो राइबोसोम्स में चला जाता है। तो हमें क्या चाहिए होता है, टर्मिनेटर चाहिए होता है। टर्मिनेटर का ही एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे कहते हैं हम इनहिबिटर। तो इनहिबिटर जो है वो इस रिएक्शन को क्या करता है, स्टॉप करवाता है। तो हमें क्या चाहिए होगा, फिर इनहिबिटर चाहिए होगा। तो अब हमारे पास जो है ये आपके पास चीज़ें हैं कौन कौन सी, डीएनए। डीएनए के अंदर आपके पास क्या है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिनको हम यूज़ करते हुए क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। तो डीएनए की वो जो सीक्वेंस है जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के तौर पर यूज़ होगी, मैंने अभी बताया कि ये भी आपके पास 2 तरह की होती हैं, ठीक है, एक एक्सॉन होती है और दूसरी कौन सी होगी आपके पास, इंट्रॉन होगी। तो आपने याद रखना है डीएनए के अंदर हमारे पास 2 तरह की सीक्वेंस है, एक एक्सॉन है और दूसरी इंट्रॉन है। एक कोडिंग सीक्वेंस है और एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। लेकिन जब आरएनए बनेगा तो आरएनए हमारे पास दोनों सीक्वेंस लेकर आएगा, एक्सॉन भी लाएगा, इंट्रॉन भी लाएगा, यानी कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस लेकर आएगा। तो अब आप देखिए कि पहले नंबर पे आपके पास क्या हो गया, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी डीएनए, सेकंड नंबर पर प्रमोटर हो गया, तीसरे नंबर पर आरएनए पॉलीमरेज, चौथे नंबर पर टर्मिनेटर और पांचवें नंबर पर क्या हो गया आपके पास, इनहिबिटर हो गया। तो अब हमें देखना है कि जो है हमारे पास प्रोमोटर जो है वो किस तरह से एक्ट करता है, ठीक है, इनहिबिटर किस तरह से एक्ट करता है और किस तरह जो है वो डीएनए आपके पास यूज़ होगा और उसकी सीक्वेंस बनेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं।
इसमें आप सबसे पहले तो ये चीज़ समझें कि हमारे पास ये एक डीएनए, ठीक है। इस डीएनए के आपके पास 2 स्ट्रैंड्स हैं, इनमें से ये वाला है 5 प्राइम, एंड किसके ऊपर होगा ये आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 3 प्राइम, ठीक है, ये वाला। अब इसके सामने वाला जो है वो 3 प्राइम है, तो इसका ये एंड पॉइंट होगा 5 प्राइम। ये आपके पास है डीएनए। डीएनए के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये जो डीएनए है ये आपके पास आ गया डीएनए। ये डीएनए अभी तक तो क्या था आपके पास, एज इट इज़ था, ठीक है। अब इस डीएनए के ऊपर आकर एक एंजाइम लग जाता है, ठीक है। इस एंजाइम को कहते हैं हम आरएनए पॉलीमरेज। क्या कहते हैं हम इसे, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज क्योंकि एमआरएनए बनाने जा रहा है, इसलिए ये कहलाएगा आरएनए पॉलीमरेज 2। जैसे ही एंजाइम लगेगा तो यहाँ से आपके पास डीएनए ओपन हो जाएगा, ठीक है। और डीएनए ओपन होकर डीएनए का ये सारा पार्ट जो है आपके पास किसके लिए यूज़ होगा, इन्फॉर्मेशंस को कोड करने के लिए, और बाकी पार्ट डीएनए का एज इट इज़ सील ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आरएनए पॉलीमरेज। इसके ऊपर आपके पास क्या लग गया है, ये डीएनए के ऊपर लग गया है। अब अगर मैं इस आरएनए पॉलीमरेज को दिखाऊं तो आरएनए पॉलीमरेज के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट कहलाता है आपके पास एक्टिवेटर, दूसरा पार्ट कहलाता है हमारे पास मेडिएटर, और थर्ड पार्ट कहलाता है इनहिबिटर। तो आपके पास कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए, एक्टिवेटर, मेडिएटर, इनहिबिटर। अभी आरएनए पॉलीमरेज जो है जैसे ही ये सिग्नल क्रॉस करेगा तो यहाँ पर कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा आपके पास, एक्टिवेटर, ठीक है। एक्टिवेटर वाला जो पार्ट है जब ये सिग्नल देगा तो आपके पास डीएनए के दरमियान में जो ये नाइट्रोजिनस बेसिस थी इनकी बॉन्डिंग ब्रेक हो गई है और डीएनए क्या हो गया है, अनवाइंड हो गया है आपके पास, ठीक है, यानी खुल गया है, ओपन हो गया है, ताकि आरएनए क्या हो सके, इसके साथ अटैच हो सके। तो जो अभी फर्स्ट टाइम काम कर रहा है वो कौन सा वाला पार्ट काम कर रहा है, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जो है आपके पास, इसके नतीजे में डीएनए की बॉन्डिंग्स क्या हो गई, ये सेपरेट। अब देखें डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स। तो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स को असेंबल करके लेकर आना है और आकर कहाँ लगाना है हमारे पास, वो आपको लगाना है डीएनए के सामने। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर फर्ज करें ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं और इसमें आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर यूरेसिल की जगह थायमीन होगा और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में यूरेसिल प्रेजेंट होगा थायमीन की जगह। अब हमारे पास जैसे ही ये एक्शन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोमोटर होता है वो आपके पास स्मॉल सीक्वेंस होती है डीएनए की, ठीक है, जो बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड करती है, और ये बाइंडिंग साइट्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम होंगी, ठीक है। तो ये जो आपके पास प्रोमोटर वाला पार्ट है ये एक्टिव हो गया है, ठीक है। इसी प्रोमोटर वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेटर कह रहे हैं। ये एक्टिवेटर जो है ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करती है, वैसे डीएनए के ऊपर आरएनए के ऊपर एयूजी प्रोड्यूस करवाएगी। अब ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये जाएगा और यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा। इसके लिए भी हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं। इस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसफरेज। ये ट्रांसफरेज क्या करता है आपके पास, ट्रांसफ़र करता है किसको, न्यूक्लियोटाइड्स को, और इस तरह डीएनए से क्या बनना शुरू हो गया आपके पास, आरएनए बनना शुरू हो गया। अब हमारे पास ये जो आरएनए फॉर्म हो रहा है ये डीएनए के पैरेलल हो रहा है। तो आपने याद रखना है डीएनए का ये जो पार्ट है, ठीक है, जो यूज़ हो रहा है आरएनए बनाने के लिए, इस पार्ट को कहते हैं हम टेम्पलेट।
और फिर इसके सामने जो ये पार्ट बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये mRNA बन रहा है। तो डीएनए का ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंटी टेम्पलेट। क्या कहलाएगा ये आपके पास, एंटी टेम्पलेट कहलाएगा। अब हमारे पास ये mRNA बन गया है। जब mRNA फुल फॉर्म होता रहता है तो कौन सा पार्ट एक्टिव होता है, मेडिएटर। अब जब RNA फॉर्म हो गया, लिटिल बिट ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ पर एक और पार्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इनहिबिटर। इनहिबिटर ही को हम टर्मिनेटर फैक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट एक्टिव हो जाएगा, टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर क्या करेगा, आपके पास फर्दर जो है वो mRNA की फॉर्मेशन को रोक देगा और अब mRNA को सेपरेट कर देगा, किससे, डीएनए से। तो इसका काम क्या है, सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए। तो ये mRNA को सेपरेट कर देगा, किससे, डीएनए से। तो अब आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो गई है, mRNA की फॉर्मेशन हो गई है। अब देखें जो mRNA फॉर्म होकर आया है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आपके पास mRNA फॉर्म हुआ है, इस mRNA के अंदर ये भी क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए की तरह। अब ये mRNA जो है, इस mRNA के अंदर दोनों तरह की सीक्वेंस हैं। कौन सी, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो अब हमें mRNA के ऊपर काम करना है। इस RNA को, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के फ़ौरन बाद बनकर आता है, और वो किसके साथ होता है, एक्सॉन प्लस इंट्रॉन। तो ऐसे RNA को क्या कहते हैं हम, प्री मेच्योर RNA कहते हैं। तो ऐसे RNA को क्या कहते हैं हम, प्री मेच्योर RNA। अब इस प्री मेच्योर mRNA को जो है वो हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। और इसमें से क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन चाहिए, इंट्रॉन को निकालना है। क्योंकि जब हम इससे ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन के वक्त बीच बीच में जो आपके पास सीक्वेंस होगी वो सारी की सारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इसलिए अब हमें इसे क्या करना है, ब्रेक करना है। अब इसमें कौन से चेंजेस आएंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। तो अब हम देखते हैं mRNA जो है उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस कैसे आते हैं। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस की अगर हम बात करें तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस के लिए हमें पहले RNA लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो बात कर रहे हैं हम किसकी करें, mRNA की। मैं इसके बाद और वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर आपको बताऊंगी कि tRNA और rRNA भी कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस की बात करें, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस की बात करें तो किसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस की बात करें, mRNA की। तो mRNA आपके पास फॉर्म होकर आ गया, ये आपके पास है mRNA। इस mRNA में आपको 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक रेड कलर के और एक ब्लू कलर के। इनमें से ये जो आपके पास रेड वाले पार्ट्स हैं ये कहलाते हैं इंट्रॉन, और ये जो आपके पास पार्ट हैं ब्लू वाले ये कहलाते हैं आपके पास एक्सॉन। तो अब हमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस के लिए ऐसा mRNA चाहिए जिसमें सिर्फ क्या हो, एक्सॉन, ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर सकें। तो अब क्या होगा, आपके पास एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम होता है RNA स्प्लाइसर। तो RNA स्प्लाइसर क्या करेगा, इसे ब्रेक कर देगा, और जब ब्रेक कर देगा तो हमारे पास RNA ब्रेक हो गया, इसके ब्लू वाले पार्ट अलग हो गए हैं और इसके रेड वाले पार्ट अलग हो गए हैं। अब हमारे पास एक और एंजाइम आएगा, ये पहला एंजाइम था RNA स्प्लाइसर। सेकेंड एंजाइम जो होगा वो कहलाएगा RNA लाइगेज। RNA लाइगेज क्या करेगा, अब इन RNA को ज्वाइंट करेगा, ठीक है। कौन से पार्ट्स को, जो कौन से हैं आपके पास, एक्सॉन। तो अब सारे एक्सॉन को लेगा और इन सबको आपस में जोड़ देगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए सारे एक्सॉन। अब ये जितने भी एक्सॉन हैं उन सब को RNA इस लाइगेज ने जोड़ दिया है। जब RNA लाइगेज से ये जुड़ गए तो अब फिर दोबारा आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड
mRNA बन गया, लेकिन ये mRNA जो है ये अब आपके पास मैच्योर RNA कहलाएगा, ठीक है। और इसे हम स्मॉल RNA भी कहते हैं। क्यों? इसे आपने अक्सर सुना होगा sRNA भी कहा जाता है। S का मतलब होता है स्मॉल RNA। ये स्मॉल RNA जो है इसके अंदर सिर्फ वो सीक्वेंस है जो इन्फॉर्मेशन को कोड कर सकती हैं। तो अब आपके पास सही RNA बना है जो सिर्फ किसके साथ है, कोडिंग सीक्वेंस के साथ है, और ये अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को क्या करेगा, कोड करेगा। अब आपके पास ये हो गए 3 स्टेप्स। इन 3 स्टेप्स के बाद अब आ जाइए 4 स्टेप्स की तरफ। सॉरी, ये 2 स्टेप्स हुए, 3rd स्टेप की तरफ आ जाए। 3rd स्टेप में क्या होगा, अब ये RNA तो आपके पास फॉर्म हो गया। ये RNA अगर आप देखें तो ये पहले के मुकाबले में कैसा है, छोटा है। अभी भी ये क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से जो है यहाँ तक की इन्फॉर्मेशंस हैं RNA के ऊपर। ये mRNA जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा, अब इनके अंदर किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो डायरेक्टली देखें 1 2 3, ये एक नाइट्रोजीनस बेस हो गई, फिर ये नाइट्रोजीनस बेसिस के कोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजीनस बेसिस जो हैं, अब अगर इनके दरमियान में एक्सॉन होते तो ये इन्फॉर्मेशंस में पॉलीपेप्टाइड चेन में बीच बीच में गैप आता, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस है तो सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस के साथ RNA, तो अब ये इन्फॉर्मेशंस को ईजिली क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। इसलिए अब ये कौन सा RNA हो गया है, ये मैच्योर RNA हो गया। जब मैच्योर RNA फॉर्म हो गया आपके पास, अब ये RNA राइबोसोम्स में जाएगा। अब ये राइबोसोम्स में जाएगा तो राइबोसोम्स में जाने के लिए इसको साइटोप्लाज्म से गुजरना है। तो साइटोप्लाज्म में फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास मिथाइल होते हैं और डिफरेंट किस्म के आइंस होते हैं। मिथाइलेशन का प्रोसेस हो सकता है, फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो सकता है। ये इस RNA को डैमेज कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, RNA को डैमेज होने से बचाना है। तो डैमेज होने से बचाने के लिए हमें RNA को क्या करनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन देने के लिए ये mRNA, तो अब हम क्या करते हैं, mRNA के आगे एक प्रोटीन आकर लग जाती है। दीज आर कॉल्ड द गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इन्हें कहते हैं GTP। ये जो GTP प्रोटीन्स होती हैं ये इसके हेड आगे आके लग जाती हैं, एंटीरियर साइड पर लग जाती हैं। तो हम कहते हैं एंटीरियर साइड पर हमेशा क्या होता है, हेड, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। इसी तरह हमारे पास mRNA के लास्ट में आकर भी आपके पास एडेनिन्स की बहुत सारी बेसिस अटैच हो जाती हैं, ठीक है। जब बहुत सारी बेसिस अटैच हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं, आपके पास ये बनाती हैं पॉली ए। पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे और ए का मतलब हो गया एडेनिन, तो इसे क्या कहते हैं, पॉली ए। क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पर लगती हैं इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉली ए टेल। तो ये हो गई RNA की टेल किसकी, और ये हो गया आपके पास mRNA का सीक्वेंस। तो mRNA कितनी चीज़ों के साथ होता है, 2 चीज़ों के साथ। एक क्या होता है आपके पास, हेड, और दूसरा क्या होता है, टेल। तो हेड और टेल दोनों के मिलने से क्या बन जाता है आपके पास, प्रोटेक्शन। अब ये mRNA बिल्कुल तैयार है यहाँ से कहाँ जाने के लिए, साइटोप्लाज्म में जाने के लिए। तो इस तरह साइटोप्लाज्म में जाएगा ये और फिर वहाँ जाकर राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाएगा। और इसके ऊपर सारी क्या लगी हुई है, यहाँ पर कोडिंग सीक्वेंस लगी हुई है। अब ये सारी कोडिंग सीक्वेंस जो है वो यूज़ होंगी किसके लिए, अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए, और इस तरह हमारे पास अमाइनो एसिड्स फॉर्म हो जाएंगे। तो अभी आपके पास जो ये टॉपिक है हमारा ये ख़त्म हो गया है किसके साथ, mRNA के साथ। तो अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन में ये देखा कि DNA से mRNA कैसे बना है, mRNA बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, फिर mRNA बनने के बाद उसमें क्या चेंजेस आएंगे, दीज आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। इसी तरह tRNA भी बनता है और rRNA भी बनता है। तो मैं अब अगली वीडियो जो है वो बताऊँगी आपको कि उसके अंदर rRNA कैसे बनेगा और उसके अंदर कौन से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस आएंगे, और tRNA कैसे बनेगा और उसमें कौन से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगली वीडियो जो है वो किसके ऊपर होगी, mRNA, tRNA और rRNA के ऊपर, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।